खुद को क्षत्रिय संबोधित कर अब मत अपना उपहास करो, और कितनी कुंठा अपमान सहे इसका थोड़ा एहसास करो। कितनी कुंठा अपमान सहे इसका थोड़ा एहसास करो। क्षत्रिय अर्थात एक छत्र राज करने वाला, जिसकी छत्र छाया में सभी जाति, सभी वर्गों के तथा धर्मों के लोग, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, ऊंचा हो या नीचा, सभी आश्रय पाते हैं। परंतु अब अपने आप को क्षत्रिय कहना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, क्योंकि आज जिस देश में मंत्री से लेकर संतरी तक जब दलित समाज के लोग ही हैं, तो क्षत्रिय वो हुए या आप? आज आप उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, और पल नहीं रहे हैं बल्कि अपने जीवन के दिन पूरे कर रहे हैं, क्योंकि जब अधिकार आपके हाथ में ही नहीं है तो आपका तो कदम कदम पर अपमानित होना स्वाभाविक ही है। तो खुद को क्षत्रिय संबोधित कर अब मत अपना उपहास करो। कितनी कुंठा अपमान सहे इसका थोड़ा एहसास करो। कितनी कुंठा अपमान सहे इसका थोड़ा एहसास करो। इस भ्रष्ट तंत्र के भागी बन, इस भ्रष्ट तंत्र के भागी बन, मत खुद पर तुम अभिमान करो, और स्वाभिमान जरा भी जिंदा है तत्काल इसे कुर्बान करो। स्वाभिमान जरा भी जिंदा है तत्काल इसे कुर्बान करो। कहते हैं हमाम में सबके सब नंगे हैं, और ये आज का हमारा राजनीतिक तंत्र एक हमाम की भांति ही है, जिससे किसी का सांप बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। आज जो कुछ हमारे क्षत्रिय तथा उच्च समाज के राजनीतिक लोग हैं वो भी कम भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहाँ भी चरितार्थ होती है। यदि ऐसे तंत्र में आप भी शामिल हैं तो आपके लिए भी ये एक शर्म की बात है, क्योंकि आपने कभी भी अपने समाज के लोगों के लिए सहानुभूति नहीं रखी और उनके लिए कुछ नहीं किया। यदि जरा भी स्वाभिमान जिंदा है, सबके सब एक साथ इस्तीफा दो, फिर देखो आपका अपना समाज कैसे आपको अपना सिरमौर बनाता है। एक बार करके तो देखो, अवश्य आपको सच्ची खुशी मिलेगी। इस भ्रष्ट तंत्र के भागी बन, मत खुद पर तुम अभिमान करो, और स्वाभिमान जरा भी जिंदा है तत्काल इसे कुर्बान करो। स्वाभिमान जरा भी जिंदा है तत्काल इसे कुर्बान करो। तो खैरात स्वरूप मिली कुर्सी, खैरात स्वरूप मिली कुर्सी की कोई औकात नहीं होती, और जैसे भांड फकीरों की कोई जात नहीं होती, और जैसे भांड फकीरों की कोई जात नहीं होती। हमारे क्षत्रिय तथा उच्च समाज के लोगों को यदि आज के युग में कुछ राजनीतिक पद मिले हुए हैं तो वो दलितों के द्वारा उन पर की गई एक मेहरबानी ही है, क्योंकि दलित समाज तो अपना मतदान एक ही जगह करता है। इसलिए उस समाज के राजनेता आज सभी उच्च जातियों के राजनेताओं पर काफी भारी पड़ते हैं, और खैरात में मिली हुई चीज क्षत्रिय कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे हमेशा खैरात बांटते हैं। और खैरात किसको बांटी जाती है ये आप सब भली भांति जानते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो खैरात स्वरूप मिली कुर्सी की कोई औकात नहीं होती, और जैसे भांड फकीरों की कोई जात नहीं होती, और जैसे भांड फकीरों की कोई जात नहीं होती। तो वक्त ने अब ललकारा है, वक्त ने अब ललकारा है, मत उच्च होने का स्वांग भरो। सम्मान का जीवन चाहते हो तो आरक्षण की मांग करो। सम्मान का जीवन चाहते हो तो आरक्षण की मांग करो। आज जिस तेज रफ्तार से हमारे क्षत्रिय तथा उच्च समाज का राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पतन हो रहा है, यदि कुछ और वर्षों तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि संवैधानिक तौर पर आपको छोटी जाति का तथा दलितों को उच्च जाति घोषित करना पड़ेगा। और ऐसा होगा अवश्य, क्योंकि ये राजनेता समाज को बांटने के लिए जाति स्वरूप बीज को खत्म नहीं होने देंगे, जिसको जिंदा अवश्य रखेंगे, परंतु तब परिस्थितियां पलट जाएंगी। आज यदि आप कुछ अपवादों को दरकिनार कर दें तो आप पाएंगे कि हर बड़े शहर में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड या ऑफिसों में चपरासी का कार्य करने वाले लोग क्षत्रिय तथा ब्राह्मण जाति से ही हैं।
यह पिछले 20 वर्षों का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जरा सोचिए कि एक गार्ड की नौकरी करने वाला या एक चपरासी की नौकरी करने वाला व्यक्ति कैसे अपने स्वाभिमान को बचाकर रख सकता है, क्योंकि ये पेट की भूख स्वाभिमान से नहीं भागती, इसे शांत करने के लिए रोटी चाहिए। अंततः व्यक्ति कोई भी कार्य करने को मजबूर हो जाता है। तो वक्त ने अब ललकारा है, मत उच्च होने का स्वांग भरो, सम्मान का जीवन चाहते हो तो आरक्षण की मांग करो। सम्मान का जीवन चाहते हो तो आरक्षण की मांग करो। आरक्षण की श्रेणी पाकर, आरक्षण की श्रेणी पाकर कोई जात नहीं छोटी होती, और सर्वोच्च पदों पर काबिज हो अपना अस्तित्व नहीं खोती। सर्वोच्च पदों पर काबिज हो अपना अस्तित्व नहीं खोती। जाति कोई भी हो, ऊंचे स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति हमेशा नीचे स्थान पर बैठने वाले पर भारी पड़ता है। इस आरक्षण से दलितों के लोग आज देश में सर्वोच्च पदों पर काबिज हैं, इसलिए उन्हीं की आवाज सुनी जाती है और हर जगह उन्हीं का बोलबाला है और उन्हीं को लाभ मिलता है। इस प्रकार सही मायने में यदि देखा जाए तो बड़े वो हुए या हम। यदि थाने में थानेदार दलित है तो शिकायतकर्ता या जनता भले ही उच्च समाज से क्यों ना हो, थानेदार के समक्ष उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि थानेदार के हाथ में सरकारी शक्ति है। तो आरक्षण की श्रेणी पाकर कोई जात नहीं छोटी होती, और सर्वोच्च पदों पर काबिज हो अपना अस्तित्व नहीं खोती। सर्वोच्च पदों पर काबिज हो अपना अस्तित्व नहीं खोती। हाथी के जैसा उग्र जीव भी, हाथी के जैसा उग्र जीव भी तब वो ना बन जाता है, मस्तक पर बैठ महावत जब अंकुश की मार लगाता है। मस्तक पर बैठ महावत जब अंकुश की मार लगाता है। यहाँ इन पंक्तियों में क्षत्रिय तथा उच्च समाज की तुलना हाथी से की गई है, जो शांत स्वभाव का होने के बावजूद भी बहुत उग्र होता है। यदि वह बिगड़ जाए तो सब कुछ नेस्त नाबूद कर देता है, परंतु उसको नियंत्रित कौन करता है? महावत, जो उसकी पूंछ के बराबर भी नहीं होता। परंतु चूंकि महावत हाथी के मस्तक पर बैठता है और उसके हाथ में हमेशा अंकुश होता है, अतः हाथी जैसे उग्र जीव को भी महावत सरलता से नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि वह ऊंचे पद पर बैठा हुआ है जहां नियंत्रण का केंद्र है। अतः हाथी का कद विशाल होते हुए भी महावत उस पर भारी पड़ता है। इसी प्रकार आज ये आरक्षित महावत आपके जैसे हाथियों को नियंत्रित कर रहे हैं और आप चुप हैं। हाथी के जैसा उग्र जीव भी तब बोना बन जाता है, मस्तक पर बैठ महावत जब अंकुश की मार लगाता है। मस्तक पर बैठ महावत जब अंकुश की मार लगाता है। तो 35 करोड़ क्षत्रिय हाथी, 35 करोड़ क्षत्रिय हाथी मत महावतों को सवार करो, और दिल्ली का तख्त दहल जाए तुम ऐसी एक चिंगाड़ भरो। दिल्ली का तख्त दहल जाए तुम ऐसी एक चिंगाड़ भरो। इस देश के अंदर 35 करोड़ क्षत्रिय रूपी हाथियों तथा पूरे उच्च समाज को चंद आरक्षित रूपी महावतों ने आरक्षण रूपी अंकुश का सहारा लेकर नियंत्रित किया हुआ है। अतः हे हाथियों, उठो और इन महावतों को अपने मस्तक से नीचे उतार कर फेंको, और ऐसी एक चिंगाड़ भरो जिसकी आवाज दिल्ली तक गूंज जाए और दिल्ली का सिंहासन डोल जाए। तो 35 करोड़ क्षत्रिय हाथी मत महावतों को सवार करो, और दिल्ली का तख्त दहल जाए तुम ऐसी एक चिंगाड़ भरो। दिल्ली का तख्त दहल जाए तुम ऐसी एक चिंगाड़ भरो। इतिहास साक्षी है इसका, इतिहास साक्षी है इसका, तुमने जब बाण उठाया है, सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। श्री राम जब माता सीता को छुड़ाने के लिए अपनी बानर सेना लेकर लंकापति रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में सागर ने मार्ग अवरुद्ध कर दिया। श्री राम ने सागर से कहा कि हे समुद्र देवता, हमारी सेना को उस पार जाने के लिए रास्ता प्रदान कीजिए।
परंतु सागर ने उनकी एक न सुनी। जब श्री राम ने क्रोध में आकर जैसे ही अपने तरकस से तीर निकालकर धनुष बाण की प्रत्यंचा पर चढ़ाया है, वैसे ही सागर देवता हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हो गए और क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु बाण मत चलाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और तत्पश्चात प्रभु राम की सेना को सागर ने रास्ता प्रदान किया। यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाई का एक हिस्सा बड़ा ही चरितार्थ होता है कि भय बिन प्रीत नहीं होती। अतः आपको भी अपने अधिकार लेने के लिए अपना एकता रूपी बाण तरकस से निकालना ही पड़ेगा। तो इतिहास साक्षी है इसका, तुमने जब बाण उठाया है, सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। सागर ने भी रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया है। अब धनुष बाण के प्रहारों से, अब धनुष बाण के प्रहारों से रण में विजय नहीं पाओगे, पर वोटों के हथियार से प्यारे जो चाहो वो पा जाओगे। पर वोटों के हथियार से प्यारे जो चाहो वो पा जाओगे। युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक सीमा के पार का युद्ध और दूसरा सीमा के अंदर का युद्ध। सीमा पार के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है, परंतु यह अपने देश की सीमाओं के अंदर का युद्ध है, जिसको लड़ने के लिए हमें अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं बल्कि बोट रूपी हथियार की आवश्यकता है, जिसकी ताकत तभी नजर आती है जब वह एकत्रित होकर एक ही स्थान पर केंद्रित होता है। अब धनुष बाण के प्रहारों से रण में विजय नहीं पाओगे, पर वोटों के हथियार से प्यारे जो चाहो वो पा जाओगे। पर वोटों के हथियार से प्यारे जो चाहो वो पा जाओगे। तो आरक्षण से वंचित कौमें, आरक्षण से वंचित कौमें है आज तुम्हारे साथ खड़ी। अब उठो वीर नेतृत्व करो, फिर मुश्किल तुम पे आन पड़ी। अब उठो वीर नेतृत्व करो, फिर मुश्किल तुम पे आन पड़ी। कार्यों के आधार पर हमारे पूर्वज आर्यों का 4 वर्णों में विभाजन हुआ था, जिसमें रक्षा करने का तथा युद्ध करने का कार्य क्षत्रियों को ही दिया गया था, जबकि ब्राह्मण हमेशा क्षत्रियों के मार्गदर्शक होते थे और वैश्य क्षत्रियों की आर्थिक सहायता करते थे। आज युगों के पश्चात फिर से इन तीनों वर्णों को एक साथ एकत्रित होने की आवश्यकता है, जिससे इस आरक्षण रूपी जिन्न को हमेशा हमेशा के लिए या तो समाप्त कर दिया जाएगा या फिर इसका प्रारूप ऐसा होगा जिस पर देश के किसी भी नागरिक को लेश मात्र आपत्ति नहीं होगी और सभी जातियों तथा धर्मों के नागरिकों के अधिकार एक समान तथा सुरक्षित होंगे। तो आरक्षण से वंचित कौमें, आरक्षण से वंचित कौमें है आज तुम्हारे साथ खड़ी। अब उठो वीर नेतृत्व करो, फिर मुश्किल तुम पे आन पड़ी। अब उठो वीर नेतृत्व करो, फिर मुश्किल तुम पे आन पड़ी। हो समय कठिन चाहे कितना, हो समय कठिन चाहे कितना, क्षत्रिय मजबूर नहीं होता। हो कर्म भूमि या रणभूमि, वो अपना धैर्य नहीं खोता। हो कर्म भूमि या रणभूमि, वो अपना धैर्य नहीं खोता। श्री गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए क्षत्रिय राजा भगीरथ ने अपने 60,000 पुरखे कुर्बान कर दिए थे, परंतु राजा भगीरथ ने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। अंततः अपनी सूझबूझ तथा अपने धैर्यपूर्ण कार्य से गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। आप उन्हीं राजा भगीरथ की संतानें हैं। भले ही चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, परंतु यदि आपने धैर्य से कार्य किया तो आप अपने मंतव्य में शीघ्र ही कामयाब होंगे। हो समय कठिन चाहे कितना, क्षत्रिय मजबूर नहीं होता। हो कर्म भूमि या रणभूमि, वो अपना धैर्य नहीं खोता। हो कर्म भूमि या रणभूमि, वो अपना धैर्य नहीं खोता। तुम मिलकर जो उठ खड़े हुए, तुम मिलकर जो उठ खड़े हुए, सब कुछ संभव हो जाएगा। और दिल्ली का तख्तो ताज शीघ्र वार्ता के लिए बुलाएगा। दिल्ली का तख्तो ताज शीघ्र वार्ता के लिए बुलाएगा। आपके एक साथ उठ खड़े होने भर की देर है, फिर देखिए जो कार्य आपको पिछले कई दशकों से असंभव सा लग रहा है,
वह कार्य चुटकी बजाने से हो जाएगा। परंतु इस लड़ाई में आपको एक सौगंध खानी होगी कि कोई कितना भी हमें वर्गलाने की कोशिश करे, परंतु हमें टस से मस नहीं होना है। ऐसा करने से निश्चित ही दिल्ली की सरकार आपको शीघ्र ही वार्ता के लिए बुलाएगी और आपके सामने घुटने टेक देगी। तुम मिलकर जो उठ खड़े हुए, सब कुछ संभव हो जाएगा। दिल्ली का तख्तों ताज शीघ्र वार्ता के लिए बुलाएगा। दिल्ली का तख्तों ताज शीघ्र वार्ता के लिए बुलाएगा। हो रात भले काली कितनी, हो रात भले काली कितनी, पर सुबह हमेशा होती है। जब धरती पर पहली आभा सूरज के रंग पिरोती है। जब धरती पर पहली आभा सूरज के रंग पिरोती है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। आपको इस अंधेरे से तनिक भी नहीं घबराना है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का एक अटल नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। अतः आप भरोसा रखिए कि अब वो समय निकट आ चुका है जब आप अपने छिने हुए अधिकार तथा खोया हुआ सम्मान शीघ्र ही वापस पाएंगे। हो रात भले काली कितनी, पर सुबह हमेशा होती है। जब धरती पर पहली आभा सूरज के रंग पिरोती है। जब धरती पर पहली आभा सूरज के रंग पिरोती है। भूले बल को तुम याद करो, भूले बल को तुम याद करो, गर देश से ममता रखते हो। असंभव को संभव कर दो, तुम ऐसी क्षमता रखते हो। असंभव को संभव कर दो, तुम ऐसी क्षमता रखते हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति में 4 तरह के गुण होते हैं। नंबर 1, वो गुण जो खुद व्यक्ति भी जानता है और दूसरे भी उन गुणों के बारे में जानते हैं। नंबर 2, जो खुद व्यक्ति तो जानता है परंतु उसके उन गुणों के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं होता है। नंबर 3, कुछ ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं जिन्हें वह खुद भी नहीं जानता तथा उन गुणों के बारे में दूसरों को भी ज्ञान नहीं होता है। परंतु कुछ गुण व्यक्ति में ऐसे भी होते हैं जिन्हें वह खुद नहीं पहचानता और दूसरे व्यक्तियों को उनका पता होता है कि इस व्यक्ति विशेष में यह विशेषता है और ये विशेष गुण है। ऐसा ही एक गुण आप सभी क्षत्रियों में जन्मजात है और वह है आपकी बहादुरी और आपकी वीरता। तभी तो भारतीय फौज में भी राजपूत रेजिमेंट के नाम से एक कैडर है। जब देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा होता है तो उस रेजिमेंट के जवानों को उस कार्य को पूर्ण करने के लिए लगाया जाता है। आज फिर से पूरे देश में अराजकता का माहौल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चरितार्थ हो रही है। अतः उठो, अपने भूले बल को याद करो और असंभव चीजों को संभव करके दिखाओ और फिर एक बार साबित कर दो कि आप क्षत्रिय कुछ भी करने में सक्षम हैं। भूले बल को तुम याद करो, गर देश से ममता रखते हो। असंभव को संभव कर दो, तुम ऐसी क्षमता रखते हो। असंभव को संभव कर दो, तुम ऐसी क्षमता रखते हो। लक्ष्मण के प्राण बचाने को, लक्ष्मण के प्राण बचाने को हनु को बल याद दिलाया था। बूटी का ज्ञान न होने पर पर्वत उखाड़ पहुंचाया था। बूटी का ज्ञान न होने पर पर्वत उखाड़ पहुंचाया था। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति के प्रहार से मूर्छित कर दिया तो सुसेन वैद्य ने बताया कि जिस बूटी से लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सकती है वह यहाँ से बहुत दूर है और उसका सूर्योदय से पहले यहाँ पहुँचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। परंतु हनुमान के गुण को जामवंत जी जानते थे कि यदि इस असंभव कार्य को कोई कर सकता है तो वह पवन पुत्र हनुमान जी ही हैं। परंतु हनुमान जी अपने इस बल के बारे में जानते नहीं थे कि वे उड़कर सुमेर पर्वत से उस बूटी को सूर्योदय से पहले ला सकते हैं। अतः जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका भूला बल याद दिलाया तो हनुमान जी बूटी न मिलने पर पूरा सुमेर पर्वत ही उखाड़कर सूर्योदय से पहले वहां पहुंच गए जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। अतः आप भी अपने भूले बल को याद करो और असंभव कार्य को संभव कर दो। लक्ष्मण के प्राण बचाने को हनु को बल याद दिलाया था। बूटी का ज्ञान न होने पर पर्वत उखाड़ पहुंचाया था। बूटी का ज्ञान न होने पर
पर्वत उखाड़ पहुंचाया था। गर और देर अब चुप बैठे, गर और देर अब चुप बैठे, वो दिन जल्दी ही आएगा। जो बचा खुचा सम्मान रहा सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो बचा खुचा सम्मान रहा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब समय आ गया है कि उठो और साम दाम दंड भेद की नीति जो जहां उचित हो उसे अपनाओ और अपना लक्ष्य पूरा करो। अन्यथा आपके पास जो बचा खुचा सम्मान बाकी बचा है वो भी तहस नहस हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। गर और देर अब चुप बैठे, वो दिन जल्दी ही आएगा। जो बचा खुचा सम्मान रहा सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो बचा खुचा सम्मान रहा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अब संसद को मजबूर करो। सब एक साथ मतदान करो, इस कमजोरी को दूर करो। सब एक साथ मतदान करो, इस कमजोरी को दूर करो। अभी हमारे समाज में राजनीतिक चेतना की बहुत कमी है। सभी जातियों के अपने अपने नेता हैं और उनके निर्देशानुसार ही उनकी जातियां मतदान के समय ध्रुवीकृत हो जाती हैं। अंततः उनकी विजय होती है और वो अपनी शर्तों पर राज करते हैं। परंतु हमारी क्षत्रिय जाति में तथा उच्च वर्ग के लोगों में इसकी भारी कमी है। यदि हमारे कुछ नेता होते भी हैं तो वो हमारी जाति का नुकसान ही अधिक करते हैं। उनसे किसी भी जाति हित की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। समय आ गया है कि इन राजनेताओं को साफ कह दो कि जो हमारी जाति की बात करेगा वही हमारा नेता होगा और उसी के निर्देशानुसार हम अग्रसर होंगे। अपनी ताकत को पहचानो, अब संसद को मजबूर करो। सब एक साथ मतदान करो, इस कमजोरी को दूर करो। सब एक साथ मतदान करो, इस कमजोरी को दूर करो। क्षत्रिय सेना तुमको अपना, क्षत्रिय सेना तुमको अपना खोया सम्मान दिलाएगी। सुख दुख में सबका साथी बन अपना क्षत्रित्व निभाएगी। सुख दुख में सबका साथी बन अपना क्षत्रित्व निभाएगी। जो जातियां कभी देश के इतिहास में हाशिए पर होती थी, आज उनका सामाजिक रूप से वर्चस्व है और वो अपनी जाति का नाम लेकर दूसरे समाज के लोगों पर रौब जमाती हैं, जबकि ऐसा क्षत्रियों को करना चाहिए था। परंतु आप इतना अनुशासित हो गए हैं कि यह अनुशासन आज आपकी कायरता में परिवर्तित हो गया है। इसी विशेष प्रायोजन से क्षत्रिय सेना का गठन किया गया है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। और विश्वास कीजिए, यदि हमारे किसी भी क्षत्रिय बंधु पर कहीं भी कोई विपत्ति आएगी तो ये क्षत्रिय सेना वहां आपके साथ खड़ी होगी और विपत्ति में आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। क्षत्रिय सेना तुमको अपना खोया सम्मान दिलाएगी। सुख दुख में सबका साथी बन अपना क्षत्रित्व निभाएगी। सुख दुख में सबका साथी बन अपना क्षत्रित्व निभाएगी। सच्चे दिल से संकल्प करो, सच्चे दिल से संकल्प करो, हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे। क्षत्रिय सेना के रक्षक बन उसका झंडा फहराएंगे। क्षत्रिय सेना के रक्षक बन उसका झंडा फहराएंगे। यह आपका अपना संगठन है, हम तो सिर्फ आपके एक सेवक मात्र हैं। आज ही आप सच्चा संकल्प लीजिए कि सभी राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों एवं जातीय संगठनों को छोड़कर हम क्षत्रिय सेना का ध्वजारोहण करेंगे और इसको अपना एक धर्म बनाएंगे, ताकि हमारी खोई हुई शक्ति और सम्मान वापस आ सके। सच्चे दिल से संकल्प करो, हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे। क्षत्रिय सेना के रक्षक बन उसका झंडा फहराएंगे। क्षत्रिय सेना के रक्षक बन उसका झंडा फहराएंगे। हिम्मत से साथ रहो सारे, हिम्मत से साथ रहो सारे, वो दिन जल्दी ही आएगा। या तो आरक्षण मिले सभी को या सबका समाप्त हो जाएगा। या तो आरक्षण मिले सभी को या सबका समाप्त हो जाएगा। यदि आपने विषम परिस्थितियों में साहस नहीं छोड़ा तो वो दिन दूर नहीं
जब या तो आपको संवैधानिक विशेषाधिकार का दर्जा प्राप्त होगा या फिर यह आरक्षण रूपी कहर हमेशा हमेशा के लिए इस देश से समाप्त हो जाएगा और फिर कोई भी भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय या वर्ग का हो, अपने आप को भारतीय कहने में गौरव महसूस करेगा। तो हिम्मत से साथ रहो सारे, वो दिन जल्दी ही आएगा। या तो आरक्षण मिले सभी को या सबका समाप्त हो जाएगा। या तो आरक्षण मिले सभी को या सबका समाप्त हो जाएगा। जात पात का भेदभाव, इस जात पात का भेदभाव हर शख्स भूलना चाहता है, पर आरक्षण का जिन्न सदा जाति की याद दिलाता है। पर आरक्षण का जिन्न सदा हम सबको याद दिलाता है। विज्ञान के इस युग में आज आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से काफी बदलाव हमारे देश में हुए हैं एवं शिक्षित होने के बाद काफी हद तक एक आम भारतीय पढ़ा लिखा युवक या युवती इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि जाति एवं धर्म के बंटवारे से न सिर्फ देश का बल्कि हमारा निजी रूप से भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि यदि घर में हानि होगी तो घर का हर एक सदस्य उससे अछूता नहीं रह सकता है। परंतु अफसोस, यह आरक्षण नीति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कदम कदम पर हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम फला जाति के हैं, क्योंकि यदि कोई भी प्रार्थना पत्र या सरकारी दस्तावेज आप जब भरते हैं तो उसमें आपसे आपकी जाति अवश्य पूछी जाती है। यदि आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो सबका संवैधानिक अधिकार एक समान होगा और मैं दावा करता हूं कि हर भारतीय अधिक से अधिक 2 पीढ़ियों के बाद किसी जाति सूचक शब्द से नहीं बल्कि अपने आप को एक भारतीय कहलाना अधिक पसंद करेगा। जात पात का भेदभाव हर शख्स भूलना चाहता है, पर आरक्षण का जिन्न सदा जाति की याद दिलाता है। पर आरक्षण का जिन्न सदा जाति की याद दिलाता है। चाहे ऊंचा हो या नीचा, चाहे ऊंचा हो या नीचा, कोई अपमान नहीं चाहता। सब सहने को मजबूर उसे है आरक्षण ही करवाता। सब सहने को मजबूर उसे है आरक्षण ही करवाता। एक छोटा सा बच्चा जिसे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता है, यदि आप उसको डांट देते हैं तो वह भी आपसे किसी ना किसी रूप में अपनी नाराजगी अवश्य जाहिर करता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उच्च समाज से हो या दलित समाज से, अपने आप को छोटा कहलवाना पसंद नहीं करता है। परंतु ये संवैधानिक आरक्षण रूपी व्यवस्था लालचवश उसे अपना अपमान सहने को मजबूर करती है, क्योंकि उसे थोड़ा अपमान सहकर पूरी जिंदगी बहुत कुछ मिलता है, जिससे वह आर्थिक रूप से समृद्ध बनकर फिर उच्च जाति के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चाहे ऊंचा हो या नीचा, कोई अपमान नहीं चाहता। सब सहने को मजबूर उसे है आरक्षण ही करवाता। सब सहने को मजबूर उसे है आरक्षण ही करवाता। जाति आरक्षण के छल से, जाति आरक्षण के छल से हर नेता तुम्हें लड़ाएगा। अपना प्यारा भारत महान कल जातिस्तान कहलाएगा। अपना प्यारा भारत महान कल जातिस्तान कहलाएगा। जातिगत समीकरणों के चलते कोई भी राजनेता अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में सुरक्षित महसूस नहीं करता है, क्योंकि राजनीति एक व्यसन के समान है, खासकर हमारे देश में, क्योंकि यहाँ राजनीति में धन दौलत तथा शोहरत काफी है। अतः हर एक राजनेता अपने राजनीतिक भविष्य को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगाना चाहता है। यदि उसका कहीं थोड़ा हित होता है तो वह अपने हित को साधने के लिए देश तथा समाज का कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकता है। फलस्वरूप आज सामाजिक दृष्टि से सारा देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। सभी अपनी ढपली, अपना राग अलग ही अलाप रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम इतना घातक हो सकता है कि यदि कल दुनिया भारत को जातिस्तान के नाम से भी पुकारे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जाति आरक्षण के छल से हर नेता तुम्हें लड़ाएगा। अपना प्यारा भारत महान कल जातिस्तान कहलाएगा। अपना प्यारा भारत महान कल जातिस्तान कहलाएगा।
पूर्वज आर्यों की संतानें हैं आपस में सब लड़ी हुई। है दुर्भाग्य हमारा जो अब जातियां धर्म से बड़ी हुई। है दुर्भाग्य हमारा जो अब जातियां धर्म से बड़ी हुई। हिंदू संस्कृति के पूर्वज आर्य थे। कार्य करने तथा एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे आर्य समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिससे सभी वर्णों में अपने अपने कार्य को लेकर जिम्मेदारी रहे तथा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। परंतु हम सबका धर्म एक ही है, हिंदू। परंतु आज के इस आरक्षण के युग में जातियों का बोलबाला है और हर एक व्यक्ति अपने आप को हिंदू न कहकर अपनी अपनी जाति से संबोधित करता है, जो कि इस देश के सभी हिंदुओं का दुर्भाग्य है। पूर्वज आर्यों की संतानें हैं आपस में सब लड़ी हुई। है दुर्भाग्य हमारा जो अब जातियां धर्म से बड़ी हुई। है दुर्भाग्य हमारा जो अब जातियां धर्म से बड़ी हुई। है जातियां धर्म की शाखाएं, है जातियां धर्म की शाखाएं, इनको आपस में मत बांटो। इस जात रूप शाखाओं के धर्म वृक्ष को मत काटो। इस जात रूप शाखाओं के धर्म वृक्ष को मत काटो। जातियों की अपनी कोई जड़ नहीं होती है, जड़ है धर्म की, इस हिंदू धर्म रूपी वृक्ष की, जिनको हम मूर्ख कालिदास की भांति काटने पर लगे हुए हैं। परंतु हमें यह एहसास नहीं है कि यदि सारी शाखाएं काटकर अलग कर दी तो यह हिंदू धर्म रूपी वृक्ष एक दिन सूख कर गिर जाएगा और फिर इस क्षति की पूर्ति करना किसी के बस की बात नहीं होगी। धर्म का विनाश हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। हैं जातीय धर्म की शाखाएं, इनको आपस में मत बांटो। इस जात रूप शाखाओं के धर्म वृक्ष को मत काटो। इस जात रूप शाखाओं के धर्म वृक्ष को मत काटो। निष्पक्ष राज्य की व्यवस्था, निष्पक्ष राज्य की व्यवस्था क्षत्रिय सेना करवाएगी। हर जाति को सम्मान मिले ऐसा कानून बनवाएगी। हर जाति को सम्मान मिले ऐसा कानून बनवाएगी। क्षत्रिय सेना अपने कर्मों तथा लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई हैं या जो आज के ये जातियों के मसीहा उन गलतियों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्षत्रिय सेना का प्रयास होगा कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो और एक ऐसे स्वस्थ, सबल एवं निष्पक्ष भारत की संरचना हो जिसमें रहने वाले हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपने आप को भारतीय कहलाने पर गर्व हो। निष्पक्ष राज्य की व्यवस्था क्षत्रिय सेना करवाएगी। हर जाति को सम्मान मिले ऐसा कानून बनवाएगी। हर जाति को सम्मान मिले ऐसा कानून बनवाएगी। हर जाति को सम्मान मिले ऐसा कानून बनवाएगी। हर जाति को सम्मान मिले ऐसा कानून बनवाएगी।